जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का टॉपर्स आईपी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आप लोगों के बीच में मैं एमटीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ उससे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगी, बेहद आप लोगों के लिए, आपके लिए बहुत बेहद बेहतर होगी। इसी के साथ आइए आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शोक दिवस। देखिए, जो क्वेश्चन लेके आया हूँ सब बेहतरीन क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ठीक, राष्ट्रीय शोक दिवस को आखिर मनाया कब गया था? देखिए, महात्मा गांधी जी की मृत्यु के दिन नहीं, क्योंकि मृत्यु के दिन इसे क्या मनाते हैं हम लोग, बताइए? मृत्यु के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? भारत के विभाजन के दिन क्या मनाते हैं? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, उसके बाद कांग्रेस विभाजन के दिन। देखिए, कांग्रेस का विभाजन आपको पता है एक बार हुआ था 1907 में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। किसके? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। कहाँ पे हुआ था? सूरत अधिवेशन में। किसके? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी बोस। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें तो नहीं मनाया गया था। लेकिन पहला क्या है कि महात्मा गांधी की मृत्यु दिवस हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। क्या? शहीद दिवस मनाते हैं। वो मनाते कब है? आपको पता होगा महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ठीक, इसी दिन मनाते हैं क्या? शहीद दिवस। भारत विभाजन का दिन इस दिन तो नहीं हुआ। भारत विभाजन आखिर शुरुआत किसके आधार पे की थी? माउंटबेटन ने की थी। क्या? माउंटबेटन के आधार पे, घोषणा पत्र के आधार पर भारत विभाजन की नींव रखी गई। बंगाल विभाजन के लागू होने पर, बहुत सही। देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है ये बंगाल विभाजन होगा। बंगाल विभाजन शुरू कब हुआ था? देखिए, बंगाल जो विभाजन है, सबसे पहले बंगाल विभाजन को क्या किया गया? बंगाल विभाजन को जो शुरुआत की गई 26 जुलाई। क्या? 26 जुलाई 1906। ठीक, 26 जुलाई 1906। क्या? 26 जुलाई 19 जुलाई 1905। देखो, दो चीज़ें हैं। एक क्या है, पहले इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 19 जुलाई 1905। क्या? 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन होगा। क्या? बंगाल का विभाजन होगा। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? ये कर्जनवा ने किया था। ठीक, 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद ये क्या हुआ? उसी के 7 अगस्त, क्या 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल पे, कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल में, कोलकाता के जो टाउन हॉल है यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे स्वदेशी शब्द यानी अंग्रेजी सामान का बहिष्कार यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी। ठीक, कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल पे। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? अंग्रेजी सामान का सब लोग क्या करने लगे? बहिष्कार। अंग्रेजों के द्वारा जो कुछ भी बनाया था, जैसे मान लीजिए कपड़ा हो गया, चाय हो गया, हर चीज़ों का क्या किए ये लोग? बहिष्कार करने लगे। उसके बाद हुआ क्या कि 19 जुलाई को तो ये पारित किया गया। क्या? 19 जुलाई को क्या किया गया? घोषणा किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1905, क्या 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? ये प्रभावी हो गया। क्या? ये बंगाल घोषणा क्या हो गया? प्रभावी हो गया। ठीक, बंगाल घोषणा प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल घोषणा प्रभावी हो गया। इसी दिन को क्या मनाते हैं? इसी दिन को हम लोग मनाते हैं, बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं, या कहिए इसी को राखी दिवस मनाते हैं। क्या? राखी दिवस। रीज़न क्या है? क्योंकि राखी दिवस के दिन क्या हुआ था? राखी दिवस को मतलब क्या होता है? क्योंकि ये अंग्रेज क्या कह रहे थे? अंग्रेज का कहने का उद्देश्य एक ही था कि हम क्या करने यहाँ पे प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं। क्या? बंगाल में क्या करना चाहते हैं? प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज़ों की मानसिकता प्रशासनिक सुधार की थी ही नहीं, उनकी नीयत खराब थी। वो लोग क्या करना चाहते थे? राष्ट्रीय चेतना, क्या राष्ट्रीय चेतना को क्या करना चाहते थे? भंग करना चाहते थे। क्योंकि क्या थी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बंगाल में क्या हो, बहुत ज़्यादा एकजुटता थी। क्योंकि बंगाल के लोग बहुत शिक्षित थे, वहीं पर हम लोगों का पहला सुप्रीम कोर्ट खुला था, जो कुछ भी था पहला वहीं पर खुला था बंगाल में। इसी के लिए वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या करवाया जाए? अलगाव कराया जाए हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। इसी के लिए ये लोग क्या किए थे? 16 अक्टूबर 1905 को ये
उस बांटो और छोड़ो का नारा, क्या बांटो और छोड़ो का नारा के साथ, बांटो और छोड़ो का नारा के साथ ये शुरुआत किए थे किसका, बंगाल विभाजन का, इसी के साथ, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, इसी दिन हिंदू और मुस्लिम के साथ इसे मनाते हैं राष्ट्रीय शोक दिवस, इसे कहते हैं जन एकता दिवस, क्या जन एकता दिवस या जन एकता दिवस मनाते हैं इसी दिन जो क्या कहते हैं जन एकता दिवस के साथ साथ मैत्री डे, पूछेगा मैत्री दिवस कब मनाते हैं, मैत्री दिवस इसी दिन को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसी दिन हिंदू मुसलमान क्या हुए थे, क्योंकि देखिए आपको मैप बताते हैं हम, ये था आपका क्या, देखिए ये आपको मान लीजिए पूरा बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल का दो पार्ट था, एक था पूर्वी बंगाल और एक क्या था पश्चिमी बंगाल, ठीक, वेस्ट वाले बंगाल के अंतर्गत बिहार आपका आता था, क्या बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ठीक, बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये आपके आते थे किसमें, ये आपके वेस्ट बंगाल में आते थे। लेकिन जो पूर्वी बंगाल था इसे बोलते हैं बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश इस समय क्या है, पूर्वी बंगाल है, ठीक, पूर्वी बंगाल पूछेगा तो हम लोग किसको बोलते हैं, बांग्लादेश को बोलते हैं। वो क्या चाहते थे कि इसका विभाजन किया जाए, ठीक, अंग्रेज यही चाहते थे। देखिए उसके बाद हुआ क्या कि जो अंग्रेजों का विभाजन था कर्जन के समय में ला गया था, लेकिन इसको खत्म कब किया गया, क्या जब पूछेगा बंगाल विभाजन को खत्म किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, किसके द्वारा, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इस विभाजन को क्या किया गया, समाप्त किया गया। क्यों, क्योंकि 1911 में, क्या 1911 में इंग्लैंड के राजा और रानी कौन कौन थे, राजा थे जॉर्ज पंचम, कौन, जॉर्ज पंचर और उनकी पत्नी मैरी, ये कहाँ आ रही थी, भारत की यात्रा पर आ रही थी, भारत में आ रही थी, इसलिए उसी दिन जॉर्ज पंचम ने क्या किया, ये घोषणा किया कि भारत को जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन को क्या करना है, रद्द किया। उसके बाद विभाजन को तो रद्द ही किया, दूसरा क्या किया, दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या किया, जो राजधानी कोलकाता थी, क्या राजधानी को कोलकाता से कहाँ लेके आ गया, दिल्ली लेके आ गया। रीज़न क्या हुआ कि ये सोचा कि ऐसा है कि वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे हो नहीं सकता लगाव, इसलिए वो क्या किए, वहाँ से निकल कर कहाँ चले आए, कोलकाता में चले आए, राजधानी को कहाँ लेके आए, कोलकाता में ले चले। उसके बाद क्या किया, बंगाल से किसको अलग कर दिया, बंगाल से ये लोग बिहार को अलग कर दिए, किसको, बंगाल से बिहार को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। बाद में बिहार से अलग होते क्या बना, उड़ीसा और झारखंड बिहार से अलग होकर के नए नए प्रांत बने, ठीक। इसके उपरांत उसके बाद इसी के उपरांत क्या हुआ, बंगाल विभाजन के उपरांत बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय गीत है, क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बंगला चरोरे, क्या अमार सुनार बंगला, देखिए अमार सुनार बंगला, इसका जय घोष किया गया, क्या इसका जय घोष किया, जो बाद में क्या बन गया, बांग्लादेश का क्या बन गया, राष्ट्रीय गीत, क्या बन गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है, अमार सुनार बंगला। ये किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे लिखा गया। पूछेगा कि बंगाल विभाजन में किस शब्द का, क्या बंगाल विभाजन के समय सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया, क्या वंदे मातरम को सबसे पहले कहाँ पे उद्घोष किया गया, तो बताइए कि इसे उद्घोष किया गया कहाँ पे, बंगाल विभाजन के समय। इतना चीज़ें थी बंगाल विभाजन से संबंधित। आइए अगला देखिए, ऑप्शन तो इसका है बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। इसी दिन क्या मनाते हैं, इसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय शोक दिवस। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी, क्या भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में किसने बिछवाई, क्या किसने बिछवाई। देखिए 1853 की बात है, 1853 में किसका शासनकाल था, डलहौजी का, किसका, डलहौजी का शासनकाल था। इसमें क्या हुआ कि डलहौजी जो है ये भारत में अधिकतर राज्यों क्या कर रहा था, हड़प रहा था, इसी के लिए क्या होगी, हड़प नीति। जब पूछेगा कि हड़प नीति इसी को बोलते हैं क्या, व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत का संबंध किससे है, तो लॉर्ड डलहौजी से है, ठीक, ये चीज़ें आपको पता होगा। उसके बाद ये पूछेगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का संबंध किससे है, ऑफ लैप्स का संबंध किससे है, तो बता दीजिए कि लॉर्ड डलहौजी से। इसमें क्या कर रहा था, ये राज्यों के हड़पने की नीति को कौन शुरू किया, जब पूछेगा राज्य हड़प नीति, कौन सी नीति, राज्य हड़प नीति, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बता दीजिए कि डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को हड़पा, तो बताइए सतारा महाराष्ट्र, क्या सतारा महाराष्ट्र राज्य को सबसे पहले डलहौजी के द्वारा हड़पा गया राज्य था, ठीक, सतारा महाराष्ट्र। उसके बाद अहमदनगर को हड़पा, ठीक है। उसके बाद डलहौजी के शासनकाल में प्रमुख घटनाएं और क्या क्या हुई, इनके समय में एक घटना हुई, क्या इसके समय में रेल तार, क्या जब पूछेगा टेलीग्राफ का
प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? तो डलहौजी के समय में हुआ। फिर पूछ सकता है कि टेलीग्राफ के अलावा रेल चालन किसके द्वारा शुरू किया गया? डलहौजी के समय में। डाक सेवा डाक टिकट प्रणाली किसके समय में शुरू किया गया? ये भी डलहौजी के समय में ही शुरू किया गया। ये डलहौजी के समय महत्वपूर्ण घटनाएं यही सब हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया, प्रथम रेलगाड़ी किसके समय में शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के बीच में। लेकिन कब शुरू किया गया? 1853 में। किसके बीच में चली थी? मुंबई से लेकर के थाने के बीच में। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए इसमें कुछ और आपको हम बता सकते हैं। देखिए डलहौजी से संबंधित ये क्वेश्चन हो ही गया। उसके बाद देखिए रिपन जब पूछेगा कि प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? प्रेस अधिनियम किसने लाया और प्रेस को किसने समाप्त किया? प्रेस को किसने समाप्त किया? देखिए प्रेस अधिनियम तो आया किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। लिटन के समय में अधिनियम आया, लेकिन रिपन ने क्या किया? प्रेस अधिनियम को क्या कर दिया? इसी को समाप्त कर दिया रिपन के द्वारा, ठीक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। वैसे एक चीज़ मैंने आपको क्या बताया था, हाँ पूछेगा अगर कि हाँ सिविल सेवा का जनक सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? सिविल सेवा का जनक ये कौन है? ये तो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस, ठीक। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। पूछ सकता है कि ये चीज़ें तो होगी, लॉर्ड सिविल सेवा का जनक किसके? ये हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। रिपन के समय मैंने आपको बता दिया कि रिपन के समय में, जैसे मान लीजिए पूछिए रिपन के समय में क्या हुआ? सबसे जो पहली जनगणना हुई, पहली नियमित जनगणना किसके समय में हुई? ये रिपन के समय में हुई। जो पहली नियमित सेंसस हुई थी ये रिपन के समय में 1881 में हुई। क्योंकि 1872 वाला जो मेयो के शासनकाल में थी ये तो जनगणना थी, लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद और क्या हो गया? बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला हमारा है भारतीय संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से हुआ? भारतीय संविधान के टोटल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से हुआ? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य। ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, ये तो भारतीय संविधान में थे ही। देशी रियासतों के 93 सदस्य, ये भी ऑप्शन सही है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 सदस्य, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। देखिए जब भारत का संविधान बन रहा था, भारतीय संविधान जब बन रहा था उस समय कितने सदस्य थे? 389। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। इसमें क्या थे? इसमें 15 महिलाएं थी। कितनी? पूछता है कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद क्या पूछता है? पूछ सकता है कि भारतीय संविधान जब बन रहा था उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपी समिति के अध्यक्ष, इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। पूछे प्रारूप समिति या पूछे ड्राफ्ट कमेटी। कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी इसके सदस्य थे, ठीक। ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि जब चूंकि अम्बेडकर जी पहले चुनाव कहाँ से लड़े थे? सबसे पहले चुनाव तो लड़े थे मुंबई से। बम्बई से अम्बेडकर जी चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ये हार गए। उसके बाद इन्होंने कहाँ से चुनाव जीता? इन्होंने कहाँ जीता? बंगाल में। बंगाल से चुनाव लड़े और यहाँ से इन्होंने किया? चुनाव को जीत गया। लेकिन ये जो बंगाल है ये पूर्वी बंगाल है। पूर्वी बंगाल है, यहां से अंबेडकर जी के द्वारा चुनाव जीता गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? देखिए इसमें कुछ और आपको बातें बता। देखिए संविधान सभा की, संविधान सभा जो है संविधान सभा के द्वारा देखिए इसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर, देखो पूछेगा पहली बैठक आप बताइए 9 दिसंबर 11 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। लेकिन ये कौन थे? इसके अस्थाई, मतलब ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। जब पूछेगा इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन? अस्थाई अध्यक्ष थे। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। देखिए जब संविधान सभा का दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को चल रही थी, उस समय इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा
किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 13 दिसंबर, इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के समक्ष रखा गया। किसके, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया, तो बता दीजिएगा कि 13 दिसंबर 1946। पूछेगा ऑप्शन में कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के समक्ष कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को। कब, 13 दिसंबर 1946 को संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसके बीच में रखा गया, तो संविधान के समक्ष रखा गया। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखना। देखिए ये आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन होगा मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के, ऑप्शन नंबर डी। कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से कहीं कहीं पूछ लेता है, तो ए बी सी डी आप लोग याद रखिएगा। ए सी हो गया अजमेर, एक था राजस्थान का अजमेर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। ठीक, अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान, एक ये कमिश्नरी क्षेत्र था। उसके बाद बी से क्या था, बलूचिस्तान। क्या, बलूचिस्तान जो इस समय कहाँ पे पड़ता है, पाक एरिया में पड़ता था। देखिए बलूचिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ये भी एक कमिश्नरी क्षेत्र था, क्योंकि भारत उस समय कहाँ से था, अफगानिस्तान लेके म्यांमार तक था। उसी पे क्या हुआ, कुर्ग, क्या, कुर्ग भी एक क्या था, कमिश्नरी क्षेत्र। ये कहाँ पे है, कुर्ग कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ, कर्नाटक में। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, दिल्ली। क्या, दिल्ली। इसका मतलब इतने कितने कमिश्नरी क्षेत्र से, 4। कितने, टोटल 4 थे। कितनी ब्रिटिश प्रांतों ने भाग लिया, 292 में। कितनी देसी रियासत थी, 93। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, 4। ठीक, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद के कितने सत्र होते हैं, क्या, आपके पार्लियामेंट में कितने सत्र होते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट यानी संसद में बताएं आपको कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र। ठीक, कौन कौन सा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो सही है। ठीक, लेकिन इसके बारे में कुछ और बताते हैं। देखिए बजट सत्र शुरू कब होता है, तो ये शुरू होता है फरवरी से। क्या, फरवरी से शुरू होकर के ये आपका जाता है मई तक। कब, मई तक। उसके बाद क्या होता है, 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, जून। फिर क्या होता है, जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त, क्योंकि इसी समय क्या होती थी, बरसात होती है, जानते भी हो आप लोग, इसीलिए बरसात से इसे याद करें, मानसून सत्र। क्या, मानसून सत्र। और उसके बाद शीतकालीन सत्र, ठंडी कब पड़ती है, नवंबर और दिसंबर को, इसीलिए क्या है, नवंबर और दिसंबर को कौन सा सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। देखिए मानसून सत्र के दौरान क्या हुआ था कि मानसून सत्र के दौरान ही हम लोगों का CAA आया था। क्या, CAA आया था। उसके बाद क्या, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो विलय हुआ था, अक्टूबर से नवंबर के बीच में हुआ था। इसका मतलब जब पूछेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, हाँ, लद्दाख को क्या बनाया था, यूटी बनवाया गया, किसमें, शीतकालीन सत्र के दौरान। जो आपका CAA आया था यानी नागरिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था यानी नागरिकता संविधान संशोधन आया था, वो मानसून सत्र के दौरान आया था। ये बातें तो आपको एडिशनल मैंने बता दिया। उसके बाद होता क्या है कि इसमें क्या होता है, जो सत्र होता है, इस सत्र की अधिकतम जो सीमा होती है 6 महीना। क्या, 6 महीना के अंदर सत्र की 6 महीना इसकी अधिकतम सीमा होती है। मतलब 6 महीना के अंदर इसकी बैठक तो जरूर से जरूर होगी। लेकिन 1 साल के अंदर जब पूछेगा सत्र की, बजट की, क्या बोलते हैं, संसद के सत्र की 1 साल के अंदर कितनी बैठकें होती हैं, तो आप लोग बताइएगा 1 साल के अंदर कितनी बैठक, 3 बैठक होती है। टोटल मिलाए थे 3 बैठक होती है। लेकिन इसी में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा। तो सत्र बुलाने के कार्य कौन करता है, क्या, जब पूछेगा सत्र को बुलाना या इसे आहूत करना। क्या, आहूत करना। देखिए बुलाने को ही हम बोलते हैं आहूत करना, मतलब बुलाना, सत्र को बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति क्या बोलता है, राष्ट्रपति मान लीजिए आपका ये क्या है, लोकसभा है, ये संसद हो गया, इसमें लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गई। ये राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति सभी देशों के, सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाते हैं, ये बैठक होना है, शीतकालीन बजट सत्र, इसकी बैठक होना है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, सत्र आहूत करना यानी बुलाने का काम राष्ट्रपति का होगा। लेकिन सत्रावसान जब पूछेगा, सत्रावसान कार्य करने का सत्रावसान कौन करता है, सत्रावसान मतलब बैठक को रोकना यानी समापन करना, ये किसका कार्य होता है, ये भी किसका काम होता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का कार्य होता है। सत्र को बुलाने का काम प्रेसिडेंट, और इसको क्या करना है, भगाने का काम कौन करता है, आप लोग जाइए, ये प्रेसिडेंट करता है। लेकिन स्थगित करने का, क्या, स्थगित करने का, स्थगित यानी कुछ समय के लिए रोकने का काम, क्या, कुछ समय के लिए रोकने का जो कार्य करता है, ये कौन करता है, ये करता है लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष कर देगा, क्या, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन राज्यसभा में कौन करेगा, इसका सभापति करता है, कौन, इसका सभापति करता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, देखो सत्र को बुलाना
आहूत करने के काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान करने के काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण टर्म है क्या? विघटन करना। सत्र का विघटन करने का कार्य कौन करता है? तो करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन ये सत्र का विघटन जो होता है केवल और लोकसभा से हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा का भी भंग होती नहीं है, आपको पता भी है, लोकसभा भंग होती है। इसलिए सत्र का विघटन कहाँ से शुरू होता है? ओनली लोकसभा से। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए क्या है कि आपको मैंने क्या क्या बताया, एक रिकॉल करिए। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है? सदन हो गया। सदन में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में आपको मैंने क्या बताया? इसे बोलते हैं जनता का सदन, क्या? जनता का सदन, या बोलते हैं इसी को प्रत्यक्ष सदन, क्या? प्रत्यक्ष सदन, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा, हाँ, प्रत्यक्ष सदन। राज्यसभा का क्या बोलते हैं? इसे अस्थायी सदन के बोलते हैं, क्या? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन के बाद क्या बोलते हैं? राज्यसभा को अस्थायी सदन के बाद बोलते हैं इसे जनता का बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं किसका? भारत के राज्यों का सदन, क्या? भारत के प्रतिनिधियों का सदन हो गया, ठीक है, प्रतिनिधियों का सदन। उसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? देखो राज्यसभा का कार्यकाल तो 0 होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन इसमें हर 2 साल पे क्या होता है? हर 2 साल पे एक तिहाई लोग क्या करते हैं? यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं, मतलब हटाए जाते हैं। एक तिहाई लोग हट जाते हैं, एक तिहाई लोगों का फिर से चुनाव होता है। उसके बाद ये तो अस्थायी है। कौन? अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ याद करिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। 25 साल की उम्र। लेकिन राज्यसभा के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। क्या? 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसे क्या हम लोग बोलते हैं? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना आखिर कब हुई? क्या? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? देखिए नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के आधार पे हुई, ठीक, शिवरमन समिति के आधार पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। कितना? 1982 को शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड जो है ये बैंकों को ऋण प्रदान करता है। जो किसान से क्षेत्र से बिलोंगिंग जो कृषक हैं, जो किसान खेती करते हैं, उन्हें कौन बैंक लोन देता है? नाबार्ड बैंक लोन देता है, ठीक है। उसके बाद एक बैंक क्या है आपका? हाँ, एक फेरवानी समिति है, क्या? फेरवानी समिति है, ठीक। नरसिम्हन समिति का संबंध आपको जानते होगा बैंकिंग सुधार से है, क्या? बैंकिंग सुधार का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति, ठीक, नरसिम्हन समिति, ठीक। ये तो बैंकिंग सुधार हो गया। मैंने आपको लोक लेखा समिति बताया, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन के बाद लोक लेखा समिति, उसके बाद और कौन समिति? प्रारूप समिति। मैंने आपको 3 समितियाँ, 4 समितियाँ इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 3 बताया था, ठीक। उसके बाद क्या? फेरवानी समिति। और हाँ, इस नाबार्ड। उसके बाद एक बैंक है सिडबी, क्या? सिडबी। पूछा था कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। कब? 1990 में। मुख्यालय देखिए सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बाकी का अधिकतर का नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो इसका मुख्यालय सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। सिडबी क्या है? स्मॉल, इसका फुल फॉर्म पूछा था अभी एनटीपीसी में, स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्या? डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्या? बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। विजिबिलिटी होगी तो भी ठीक है, नहीं सुन लीजिएगा। क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी सिडबी का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद कुछ और बैंक हैं, जैसे एग्जिम, क्या बैंक है? एक एग्जिम बैंक है। एक पूछता है EXIM, इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, क्या? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। कौन सा बैंक? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक। ये क्या हुई? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई शायद 1582। कब हुई थी? 1582 को एग्जिम बैंक की स्थापना हुई, ठीक। हाँ देखो, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 को हुआ था इसकी स्थापना, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक बैंक है RBI, आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। किस कमेटी के आधार पे उसकी स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन कमेटी, क्या? यंग हिल्टन कमेटी। जब पूछेगा कमेटी तो आप लोग बताइए यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे RBI की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत हुआ था? 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था। स्थापना हुई कब आखिर? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। RBI का राष्ट्रीयकरण जब पूछेगा इसका आखिर नेशनलाइजेशन RBI का कब हुआ, तो बता दीजिएगा 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस समय RBI के हेड कौन है? तो
क्या है आपको बताया शक्तिकांत दास, क्या शक्तिकांत दास जो है इस समय आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ठीक, आरबीआई में होता क्या क्या है, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी विलंब के। भारत की स्थलीय सीमा, देखिए मित्रों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखिए क्या है इसमें दिया है 15,200, ये तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, क्या यही तो पूछ रहा है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यही तो है, ऑप्शन डी नंबर है। उसके बाद पूछेगा कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई क्या है, क्या जब पूछेगा तटीय सीमा कितनी है तो 6100 किलोमीटर, कितना 6100। लेकिन जब पूछेगा मुख्य भूमि के साथ साथ पूरा मिला के तटीय सीमा कितना है तो आपका 7516, ये भारत का ही है। उसके बाद अंडमान निकोबार जितने यूनियन टेरिटरी हैं सबको देखो, आपको देखिएगा ये भारत का मैप है, हाँ देखिए ये आपको भारत का मैप विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। देखिए भारत का मैप हो गया, ये आपका लक्षद्वीप हो गया, इधर अंडमान निकोबार, और इसकी तटीय रेखा ये हो गया। ठीक, इन सभी तटीय रेखाओं को पूरा मिला करके इन तटीय रेखाओं की लंबाई कितना है 7516.6 किलोमीटर ये है। जब पूछेगा मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा मतलब इतना की केवल सीमा रेखा, तो आप लोग बताइए कितना 6100 किलोमीटर, इतना तो आप लोगों को ध्यान में होगा ही। देखिए उसके बाद होता क्या है कि सबसे लंबी, क्या पूछेगा सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है तो गुजरात की है। किसकी, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा, सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, ये है गुजरात की। किसकी, गुजरात की। क्यों, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैप में ये लोकेशन किसकी है, ये पूरा लोकेशन है गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है, सबसे लंबी तटीय रेखा। तो ये बात हो गई। पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं। देखिए समुद्र से लगने वाले भारत के राज्य कौन हो गए, पहला तो गुजरात हो गया, उसके बाद कौन हो गया महाराष्ट्र, कौन महाराष्ट्र नंबर 2 पे आ गया, फिर गोवा आ गया, यहाँ पे कर्नाटक आ गया, कर्नाटक के बाद केरल आ गया, फिर तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, क्या वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो हमारी लैंड रॉक है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 7 राज्यों, 8 राज्यों की सीमा तो इसकी लग गई। उसके बाद पूछे कितने देशों के साथ लगती है, भारत की सीमा कितने देश के साथ। पहला आपको दिख रहा होगा ये देश आपका क्या हो गया, ये कुत्ते के आकार का, ये कौन है, पाक है, यानी डॉग यानी पॉक, पाकिस्तान। उसके बाद सबसे कम सीमा भारत की स्थलीय मतलब सबसे कम सीमा अंतरराष्ट्रीय किसके साथ लगती है तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ 106, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है तो आप लोग बता दीजिएगा अफगानिस्तान। किसके साथ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर इधर आएंगे हम लोग, चाइना वाला बॉर्डर हो गया। ठीक, चाइना के साथ इधर नेपाल का हो गया, नेपाल का एरिया। फिर नेपाल के बाद इधर क्या है, भूटान, क्या है, भूटान, भूटान ये आपका भूटान हो गया। उसके बाद आप लोग ये देखिए बांग्लादेश, क्या ये आपका बांग्लादेश। उसके बाद इधर क्या है आपका म्यांमार, क्या म्यांमार, म्यांमार के बाद आप लोग आए थे नीचे थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब है। ठीक, ये चीज़ें आपको मैंने मैप में बता दिया। मैंने आपको मैप में एक दिन बताया भी था सबसे पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु क्या बताया था, किविथू, क्या किविथू, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, मैंने आपको एक दिन बताया भी था। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, या तो बोल दीजिए गौर माता, क्या गौर माता, या तो गुहार मोती, क्या या तो गुहार मोती बोल दीजिएगा, या बोल दीजिएगा गुहार मोती के साथ सरक्रीक बोल दीजिए। ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु मैंने आपको बताया क्या, इंदिरा कौल, क्या बताया मित्रों, इंदिरा कौल, ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका, कन्याकुमारी, क्या कन्याकुमारी है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु क्षेत्र में। कहाँ, तमिलनाडु। मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु मैंने आपको बताया था क्या, 6 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है, ये है इंदिरा कौल है, इंदिरा पॉइंट, क्या इंदिरा, ऊपर वाला तो कॉल है, नीचे वाला है पॉइंट। इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम सीमा है। कहाँ पे अवस्थित है, अंडमान निकोबार यानी निकोबार क्षेत्र में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। ठीक, निकोबार में अवस्थित है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग मैप में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा, क्या कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे, सिक्किम राज्य में। देखिए एक मैप के थ्रू आप लोग उसको समझने का पूरा प्रयास करिएगा। हाँ, सबसे पहले आपको मैं इसी मैप को दिखाता, देखिए आपको विजिबिलिटी हो रही होगी। ठीक, देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले मैप में दिया गया है कि आखिर दर्रे के बारे में। देखिए सिक्किम आपका, ये भारत का मैप है, भारत के मैप में आपका कौन सा राज्य, सिक्किम, क्या सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सा, एक दर्रा तो ऊपर दिख रहा होगा, क्या नाथुला दर्रा, क्या नाथुला दर्रा कहाँ पे अवस्थित है, आपको ये दिख रहा होगा नाथुला दर्रा, ये अवस्थित कहाँ पे है, सिक्किम में। नाथुला के साथ जेलेपला, क्या जेलेपला दर्रा कहाँ पे है, ये है सिक्किम में। नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला कहाँ पे है, सिक्किम में। उसके बाद आइएगा, आपका दिख रहा होगा पूरा का पूरा ये पार्ट आपका दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, ये पूरा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसमें कौन कौन सा है,
बोमडिला, क्या बोमडिला, यांग्याप दर्रा और दिफू, बोमडिला यांग्याप दिफू, बोमडिला यांग्याप दिफू, ये कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन दिफू दर्रा क्या करता है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, म्यांमार से। जब पूछेगा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा जोड़ता है, तो दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा, बोमडिला, बोमडिला के बाद दिफू दर्रा और दिफू के साथ यांग्याप दर्रा, 3 दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो गए। उसके बाद मणिपुर में कौन सा है, तुजू दर्रा, क्या तुजू दर्रा। देखिए जो मड़ी लिए रहता है, तो आप लोग ताज पे देखे होंगे मड़ी लगा रहता है, ताज पे होता है क्या है, मड़ी। तो आपको याद लगे ताज से हो गया तुजू दर्रा और मड़ी से हो गया मणिपुर। ये आपको मणिपुर में मैंने बता दिया। उसके बाद एक और देखिए जम्मू कश्मीर, आपको ये दिख रहा होगा मैप में जम्मू कश्मीर की लोकेशन, किसकी लोकेशन दिख रही है, जम्मू कश्मीर में। ये आपको दिख रहा होगा, ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका लद्दाख, इस समय हो गया लद्दाख, ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे आपका क्या श्रीनगर, क्या श्रीनगर, देखिए हाँ श्रीनगर, ठीक। 3 चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका ये मान लीजिए पूरा मैप हो गया, ठीक। यहाँ पे आप लोग लोकेशन मान लीजिए श्रीनगर, क्या श्रीनगर, श्रीनगर। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, पीओके वाला क्षेत्र। ये कौन सा है, अक्साई चीन वाला क्षेत्र, ठीक, अक्साई चाइना वाला। पीओके वाला कितना परसेंट है, 30% पीओके के पास है। उसके बाद 10% किसके पास है, अक्साई चीन के पास है, ठीक। उसके बाद है क्या इसमें, देखिए आपका यहाँ से जम्मू, देखो श्रीनगर से पीओके कहाँ जाएंगे, बुर्जिल दर्रा। जब पूछेगा कि बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है, आप बता दीजिएगा कि भारत से कहाँ पे, भारत को पीओके से जोड़ता है, या बोल दी श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है कौन, बुर्जिल। जो बुजुर्ग लोग होते हैं बहुत सठिया जाते हैं अधिकतर, सठियाना मतलब पाकिस्तान के लोग सठियाए पैदा ही होते हैं, इन लोग तो मोड़ बुद्धि होते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि बुर्जिल यानी मोड़ बुद्धि यानी बुजुर्ग लोग किससे जोड़ते हैं, भारत को जोड़ता है पाकिस्तान से। उसके बाद ये आपका श्रीनगर के बाद इधर आपका क्या हो गया, इधर की लोकेशन आपकी लद्दाख हो गई, और यहाँ की लोकेशन क्या हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, क्या जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ध्यान से, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, सबसे बेहतर अगर किसी की स्थिति इस समय है जम्मू की है, जम्मू की स्थिति सबसे बढ़िया हाल, जम्मू का हाल सबसे बेहतर। इसका मतलब बनिहाल दर्रा, क्या बनिहाल दर्रा। जब पूछेगा कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, तो बोल दीजिएगा श्रीनगर को इससे जोड़ता है, श्रीनगर को आप जोड़ता है श्रीनगर को जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक। सबसे बेहतर हाल किसका है, जम्मू कश्मीर का। इसका मतलब श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से कौन जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। उसके बाद एक दर्रा क्या है, लेह लद्दाख पे, क्या इधर तो बुर्जिल हो गया, बुर्जिल के साथ इधर क्या हो गया, बुर्जिल दर्रा। उसके बाद आपका हो गया बनिहाल दर्रा। हाँ एक श्री देखो ध्यान से देखिए, ये आपका ऊपर है बुर्जिल दर्रा, ठीक है। उसके बाद एक होता है श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। उसके बाद एक उधर दर्रा है ऊपर, सबसे ऊपर दर्रा कौन सा, इधर काराकोरम दर्रा, क्या काराकोरम दर्रा। जब पूछेगा काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, तो आप लोग बता दीजिए, इसकी लोकेशन तो है लद्दाख में, कहाँ पे है, लद्दाख में। लेकिन ये देखिए ऊपर क्षेत्र है चाइना का, इसका मतलब चाइना को श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन करता है, काराकोरम दर्रा करता है, ठीक। यहाँ पे सब लोग मैप को आपको काराकोरम दर्रा यहाँ पे लद्दाख में, ये चाइना को जोड़ता है। ऊपर क्या है, चीन, भारत को चीन से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा क्या करता है, पीओके वाले क्षेत्र को जोड़ता है, किसको, पीओके वाले क्षेत्र को, यानी भारत को पाकिस्तान से। जोजिला दर्रा क्या करता है, देखिए एक है जोजिला, क्या एक है बुर्जिल, एक है जोजिला दर्रा। ये आपका कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा। पूछेगा जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, आप लोग बता दीजिएगा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह या लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा। बनिहाल सबसे बढ़िया हाल किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का। ये क्या हो गया, देखिए ये सब लिखा, बनिहाल दर्रा जम्मू नगर को श्रीनगर से, जोजिला श्रीनगर को लेह से, बुर्जिल श्रीनगर को गिलगिस्तान से। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे, बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक। सबसे ऊंचाई यानी 5654, भारत के लद्दाख को चीन से। आप पूछेगा भारत में अवस्थित, क्या भारत में स्थित सबसे ऊंचा, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आप लोग बताइए, क्या कंचनजंगा, क्या कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। जब पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, जब भारत में नहीं पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो बताइए क्या केटू के बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन, क्या माउंट केटू या गार्डविन ऑस्टिन। ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, ये आपको नृत्य से संबंधित दिया गया है, इसको आपको मिलान कराना है। क्या कराना है, मिलान। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। किससे, भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई स्वसुंदरी, क्या स्वप्न सुंदरी कौन है, कुचिपुड़ी, क्या कुचिपुड़ी। प्रियवंदना मोहंतनी किससे,
मोहंती आपका है उड़ीसा से, क्या उड़ीसा से। और आपको मृणालिनी साराभाई ये किससे हैं, ये भी तो है भरतनाट्यम से ही, क्या भरतनाट्यम और कथकली का ये दोनों मिला के भरतनाट्यम और कथकली के जो नृत्यक हैं ये कौन है, मृणालिनी साराभाई। ठीक, उसके बाद क्या पूछ सकता है, हाँ मान लीजिए वसंती माला सोनमाल सिंह, क्या वसंती माला और सोनमाल सिंह संबंधित है। भरतनाट्यम से क्या है, वसंती माला और सोनमाल सिंह, कौन, सोनमाल सिंह का संबंध किससे है, तो आप लोग बता दीजिएगा। सोनमाल सिंह का संबंध ये है भरतनाट्यम, किससे है, भरतनाट्यम। ठीक, उसके बाद मोहंती उड़ीसा सब सुनते, हाँ देखो रेड्डी, कौशल्या रेड्डी का संबंध किससे है, जब पूछे जाए कौशल्या रेड्डी, ठीक कौशल्या रेड्डी का संबंध किससे है, तो बता दीजिएगा इनका संबंध क्या है, रेड्डी। देखिए रेहड़ी पटरी पर रहने वाले अधिकतर पूड़ी बहुत खाते हैं, इसलिए रेड्डी से याद करिए, कुचिपुड़ी याद करिए। कुचिपुड़ी से संबंध किससे है, स्वप्न सुंदरी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है, ठोस कपूर, क्या ठोस कपूर को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं। जैसे कपूर क्या होता है, मान लीजिए कपूर को हम लोग जलाएं, जब माचिस से जलाएंगे ये द्रव में ना बदलने पर सीधा क्या बदलता है, गैस में। इसका मतलब किससे, ठोस से डायरेक्ट क्या हो गया, गैस में बदल गया। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, क्या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठोस से गैस में बदलने को। जब ठोस से द्रव में बदलेगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। जब गलता है, गलय मतलब गलनांक हो गया। ठीक, उसके बाद हिमीकरण क्या होता है, हिमीकरण मतलब होता है द्रव से ठोस अवस्था में बदलने को हिमीकरण बोलते हैं। ठीक, पिघलना मतलब क्या होता है, कोई द्रव, जैसे हम लोग गर्म करते गए जहां से द्रव क्या हो गया, मान लीजिए कोई बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा को हम लोग गर्म, जहां से पिघलना स्टार्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गलनांक पॉइंट बोलते हैं। ठीक, वाष्पीकरण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, क्या तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, उनके परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर किसके होते हैं। देखिए 3 नियम है। सबसे पहले मोज़ले जी ने क्या कहा, मोज़ले जी ने कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, उसके बाद मेंडलीफ न्यूलैंड और रदरफोर्ड, मेंडलीफ न्यूलैंड और डोबरनाइनर, क्या डोबराइनर जी ने इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, क्या उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये तो इन्होंने लोगों ने कहा। उसके बाद हुआ क्या कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपको पता है, इसमें कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। ठीक, इसमें अक्रिय गैस की खोज हुई थी, नहीं हुई थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। ठीक, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम, जब पूछेगा अष्टक नियम किसने दिया, तो आप लोग बता दीजिए न्यूलैंड का अष्टक नियम था। जब पूछेगा कि त्रिक नियम, क्या त्रिक नियम का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोग बता दीजिए डोबरनाइनर का त्रिक नियम। फेमस त्रिक है क्या, लिनाक, आप याद कीजिए कि लिनाक फेमस ट्रिक है। पूछेगा निम्नलिखित में त्रिक का कौन सा जोड़ा सही है, एक लिनाक हो गया और एक क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, क्या फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये एक फेमस क्या है, त्रिक है। इन्हें डोबरनाइनर का त्रिक नियम में क्या कहा कि अगर तत्वों को उनको परमाणु भार के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया जाए तो इसमें क्या होगा कि लास्ट के दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत जो होता है वो बीच वाला तत्व होता है। इनके परमाणु भारों को जो औसत होगा वो बीच वाला तत्व यानी सोडियम होगा। ठीक, उसके बाद मेंडलीफ का क्या होगा, अष्टक नियम, क्या न्यूलैंड का क्या आया, न्यूलैंड का अष्टक नियम है। डोबरनाइनर का क्या है, त्रिक नियम है। मेंडलीफ की क्या है, आवर्त। देखिए ये आपको दिख रही होगी मोज़ले की आवर्त सारणी, मोज़ले की आवर्त सारणी दिख रही है। ठीक, इसमें है क्या, इसमें आपका फर्स्ट ब्लॉक है, इसे बोलते हैं क्या, क्षारीय। क्या जब पूछेगा कि क्षारीय धातु कौन सी है, क्षारीय धातु कौन सी है, और फर्स्ट ए ब्लॉक के होंगे क्षारीय मृदा धातु, जो सेकंड ए ब्लॉक के तत्व हैं ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु। ठीक, क्षारीय मृदा धातु। जब पूछेगा मुद्रा धातु में कौन सी है, तो आप लोग बताइए 11 नंबर का, क्या 11 नंबर में क्या है, ये मुद्रा धातु में है। ठीक, मुद्रा धातु में कौन कौन सी आती है, आपका कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, मुद्रा धातु में। आपको जो आपको दिख फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन यानी 17 नंबर ग्रुप क्या है, इसे बोलते हैं हैलोजन। क्या हैलोजन ग्रुप किसे बोलते हैं, 17 नंबर को। ठीक, उसके बाद जो 0 नंबर ग्रुप है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या अक्रिय गैस। आपको आवर्त सारणी का एक अंदाजा लग गया होगा कि आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ क्या है, अक्रिय गैस है, बाईं तरफ क्या है, तत्व। उसके बाद आपको एक सीढ़ी दिख रही होगी, ये सीढ़ी जो बनी हुई है, इस सीढ़ी को क्या बोलते हैं, उपधातु में। यानी उपधातु में कितनी है, 1 2 3 4 5 टोटल उपधातु कितनी है, उपधातु कितनी है, 7। कितनी है उपधातु में, टोटल है 7। कौन कौन सी है,
ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, उसके बाद टेलोनियम और पोलोनियम। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी उपधातुएं हो गई। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि अभी हाँ देखिए कुल तत्व कितने हैं अभी तक, टोटल 118 से प्लस तत्व हो चुके हैं, जिसमें से 27 क्या है अधातुएं हैं। तो इसमें से 118 में 27 घटाएंगे आप लोग, कितना आएगा 91, यानी टोटल कितने धातुएं हैं 91 धातु होंगे। ठीक, पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व पूछेगा, पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन, ये क्या है आपका O, ठीक, इसे बोलते हैं O2। और पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में धातु जो पूछेगा तो आपको हम बताएंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, तत्व में कौन पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन क्या है सबसे हल्का तत्व है। जब पूछेगा सबसे हल्की धातु, धातु यानी लिथियम, इसकी परमाणु क्रमांक कितना है 3, सबसे हल्की धातु हो गई। सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओस्मियम। क्या ओस्मियम क्या है, सबसे भारी क्या है आपकी मेटल है। ठीक, सबसे भारी मेटल। पूछेगा कि आवर्त सारणी में स्थित कौन सी धातु द्रव अवस्था में है, जो पारा एक क्या है, पारा एक धातु है, ये कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और उसके अधातुओं में कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। क्या ब्रोमीन जो है अधातु में, ये कैसी अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में। कैसी अवस्था में, द्रव। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, क्या जाइलम और फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उम्मीदवार होते हैं। देखिए एक होता है पौधों में क्या होता है जाइलम, क्या जाइलम, और दूसरा क्या होता है फ्लोएम। फ्लोएम देखिए ज से क्या होता है, ज से होता है आपका जल। आप लोग देखिए जल लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका भी जल है, इसका भी जल है। इसका मतलब क्या होता है, जाइलम का काम क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पेड़ पौधा है तो इसको तने में से जाइलम क्या करता है, यहाँ से पानी लेके आता है। जाइलम का क्या काम होता है, मेन काम होता है पानी को लेके जाना। जाइलम का संबंध किससे होगा, जल से हो। बाकी जो खनिज लवण हो गया, क्या खनिज लवण, खनिज लवण के साथ हो गया भोजन का ट्रांसपोर्टेशन, ये किसका काम होता है, यानी फ्लोएम का काम क्या होता है, ये खाना को लेके जाता है। क्योंकि खाना का निर्माण कहाँ होता है, पत्तियों में, पत्तियों से खाना बनेगा, ये पूरे पेड़ पौधों में किसके थ्रू जाएगा, ये तो जाएगा फ्लोएम के थ्रू। लेकिन जाइलम क्या करता है, नीचे से पानी को ले आकर ये कहाँ तक, पत्तियों तक, इसके विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। देखिए जल के वहन के लिए किसका यूज होता है, तो जल के वहन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जाइलम का। ठीक, जाइलम। उसके बाद और फ्लोएम पूछ रहा है, इसका मतलब फ्लोएम माने फ्लो करता है किसका, आहार का खनिज लवण, इसका यूज क्या होता है, पौधे में फ्लोएम फ्लो करता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि विश्व टीबी दिवस। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीबी दिवस कब मनाते हैं, क्या मनाते हैं, 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। क्या टीबी दिवस, इसकी इस बार की थीम है कि इंड द टीबी, हम लोग टीबी को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, उसके बाद 24 मार्च के बाद पूछेगा 25 अप्रैल जो क्या मनाते हैं, इसी दिन मनाते हैं मलेरिया डे। क्या मित्रों, मलेरिया डे। मलेरिया डे कब मनाते हैं, तो हम लोग क्या मनाते हैं, 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाते हैं। ठीक, उसके बाद आपको आते हैं एक पूरे के पूरे अप्रैल माह का हम यहाँ पर रिवीजन, मई माह के रिवीजन कराएंगे। अप्रैल तक हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, आप लोग उसे अवश्य देख लीजिए। विश्व लेबर डे 1 मई को मनाते हैं, क्या लेबर डे मनाते हैं। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस। किसमें है, आर्टिकल 19(1) में है, 19 का आई में क्या है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसमें मैंने क्या बताया हूँ, इसे मैंने बताया कि बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, आप किसी का पुतला फूंक सकते हैं इसको आज़ादी, झंडा लहराने की आज़ादी, ये किसमें है 91 का आई में है। ठीक, फर्स्ट में है। ठीक, फर्स्ट में। रेड क्रॉस दिवस, क्या विश्व रेड क्रॉस दिवस कहाँ कब मनाते हैं, 8 मई को। क्या 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। रेड क्लिफ आप जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। विश्व थैलीसेमिया, क्या अंतर्राष्ट्रीय थैलीसेमिया डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कब मनाते हैं 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, इसे क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स डे। क्या इंजीनियर्स डे पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा 11 मई को। विश्व नर्स दिवस क्या मनाते हैं, 12 मई को मनाते हैं विश्व नर्स दिवस। उसके बाद दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं, दूरसंचार दिवस 17 मई को। ठीक, विश्व संग्रहालय दिवस, क्या विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं, 18 मई को। इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद निरोधी दिवस यानी विरोधी दिवस 21 मई को। ठीक, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को। कब, देखिए 22 मार्च हो गया, मार्च के बाद हो गया 22 अप्रैल, मैंने बताया था अप्रैल के बाद 22 मई है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को आपका क्या आ जाएगा, पृथ्वी दिवस। क्या पृथ्वी दिवस, और 22 मई को क्या हो गया, जैव विविधता दिवस। तंबाकू, देखो विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं, 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाते हैं। देखिए मित्रों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी लोग।